अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर महमूद है, एडवोकेट कैसर महमूद। और आज हम अपने सीनियर जो है उमर शरीफ बाजवा साहब, इनसे कुछ क्वेश्चन हैं लीगल अवेयरनेस के हवाले से, और न्यू कमर्स जो नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके हवाले से क्वेश्चन करूंगा सर से, और सर की गाइडेंस लेंगे। तो सर क्वेश्चन की इजाज़त है, जी बिस्मिल्लाह जी करें। जी। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जब भी किसी बंदे पे एफआईआर हो जाती है, थाने में हो जाती है या एफआईए में हो जाती है, या किसी भी जगह पे एफआईआर हो जाती है, किसी भी ज़िला में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी बंदे पे एफआईआर हो जाती है, उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, जी तो उसे सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसे क्या लेना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज पर लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को दिए गए आर्टिकल 10 में अगर किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उसके नॉलेज में आता है कि ही इज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस एंड दैट क्रिमिनल केस, सो सबसे पहले तो उसको कॉपी ऑफ एफआईआर ऑब्टेन करनी चाहिए फ्रॉम द रेलेवेंट क्वार्टर्स। वो कॉपी ऑफ एफआईआर लीगल ब्रांच से मिल जाती है, कंसर्न कोर्ट से मिल जाती है, वो थाने से भी ऑब्टेन कर सकता है इन आइदर वे। आजकल ऑनलाइन भी कॉपीज जो हैं रिकॉर्ड किया हुआ उन्होंने है, जो हेल्प सेंटर बने हुए हैं कम्युनिटी सेंटर्स पुलिस के। तो कॉपी लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट अप्रोच टू द कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ और वहाँ से बेल बिफोर रेस्ट कराए अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 498 के तहत। अगर वो समझता है कि ही इज बीन बेसलेसली इन्वॉल्व इन दिस क्रिमिनल केस और उसकी अल्टीरियर मोटिव्स और मेलाफिडे है जिसकी बेस के उसको उसको इन्वॉल्व किया गया, और इफ ही बी अरेस्टेड इन दिस केस तो वो उसकी जो गुड रेपुटेशन है अमंग द सोसाइटी एट लार्ज वो डैमेज होगी। तो दीज आर द बेसिक ग्राउंड्स, उनकी बेस के ऊपर वो कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ जिस जगह पे एफआईआर हुई है वहाँ के सेशन कोर्ट से इंटरम बेल बिफोर अरेस्ट ले सकता है। सेकंड थिंग इज दिस कि अगर वो आउट ऑफ कंट्री है, किसी और सिटी में है, जिस सिटी में या जिस एरिया में एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ पे नहीं है, और उसको एप्रीहेंशंस हैं कि अगर वो ट्रैवल करेगा तो उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या बिफोर डूइंग दिस एंड दैट प्रोसेस जो एफआईआर की कॉपी लेते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो प्रोटेक्टिव बेल बिफोर प्रोटेक्टिव बेल भी ले सकता है फ्रॉम द कंसर्न हाई कोर्ट कि मुझे ट्रैवल करने के लिए जो है वो ट्रांजिटरी बेल जो है वो लेके, ताकि मैं वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर कर सकूँ, कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में जाके फॉर सीकिंग प्री रेस्ट बेल बिफोर अरेस्ट, तो वो भी लेके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ तक जा सकता है। अच्छा सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंदा जब एक पूरा ट्रायल फेस कर लेता है, या वो चले उस पर एफआईआर हो गई, बेल करवा ली उसने, मुख्तलिफ किस्म की बेल अगर वो करवा लेता है, उसके बाद वो ट्रायल भी भुगत लेता है, फिर भी वो एफआईआर मुतलका थाने में रहती है, जब वो कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने लगता है या किसी जगह अप्लाई करने लगता है किसी सरकारी जॉब के लिए, तो उसका वो रिकॉर्ड सामने आ जाता है, तो किस तरह वो रिकॉर्ड जो है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है, या किस तरह उन चीज़ों से जान छुड़ा के चले, अगर बंदे को वो सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है बाहर जाने के लिए, या क्लियरेंस चाहिए होती है, तो वो रिकॉर्ड किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? जी, ये बेसिकली ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल बड़ी इंक्रीजिंग प्रॉब्लम भी है विद सिटीजन्स कि वो दे आर फेसिंग दिस इशू। जैसे आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें भी लोगों के अगेंस्ट बड़ी बेसलेसली भी लोगों को इन्वॉल्व किया गया है पॉलिटिकल केसेस। तो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो क्विटल की ऑर्डर आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ट्रायल कोर्ट से क्विट हो जाते हैं, एक्विटल सीक कर लेते हैं, तो एक्विट होने के बाद उसी ऑर्डर की कॉपी लगा के कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में वो पिटीशन लगा सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड फ्रॉम द पुलिस रिकॉर्ड जो मेंटेन्ड है, क्राइम रिकॉर्ड जो पुलिस ने मेंटेन किया हुआ है, कि उनका नाम वहाँ से रिमूव किया जाए। एक वो पिटीशन लेके आएंगे फॉर रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द क्रिमिनल रिकॉर्ड विच इज़ मेंटेन्ड बाय दिस एंड दैट डिपार्टमेंट। उसकी प्रेयर में लेकर आएंगे कि he's been acquitted on the facts and figures जो भी court of law में और order is thereby attached, और the applicant may kindly be, the name of the applicant may kindly be removed from the criminal record, और कोर्ट से वो डायरेक्शन सीख करेंगे after assisting the court order making। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि फॉर इंस्टांस अगर पुलिस ही उनको बेगुनाह कर देती है तो उसकी कॉपी ले जाए, डिस्चार्ज हो जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ से देयर आफ्टर 169 CRPC में। थर्डली अगर कन्विक्टेड है तो पार्डन अगर हो जाती है उनको तो उसकी वो ऑर्डर पे उसके बदले पार्डन सीख कर लें, प्रेसिडेंशियल पार्डन भी इसमें आती है लाइक दैट। लेकिन ये याद रहे कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इन आवर स्टेट ऑफ पाकिस्तान।
यहाँ पे जो है इसकी इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए यू नीड टू कंसल्ट विद अ वेरी डेलिकेट लॉयर फॉर दिस पर्पस। तो इसको ये दीज आर द बेसिक रेमेडीज विच आर अवेलेबल अंडर द लॉ। अल्टीमेटली कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ ने ही डायरेक्शन करनी होती है पुलिस डिपार्टमेंट को फॉर रिमूवल ऑफ द रिकॉर्ड नेम फ्रॉम द क्रिमिनल रिकॉर्ड इन केस ऑफ एक्विटल, इन केस ऑफ अगर चार्ज में से उनको एक्विट कर दिया जाता है, अगर वो चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, कैंसलेशन बन जाती है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अगर कन्विक्टेड है तो उसके लिए भी पार्डन के ऊपर जाके और आफ्टर सीकिंग द पार्डन ही में सीक द रिमूवल ऑफ हिज नेम फ्रॉम द क्रिमिनल रिकॉर्ड। सर एक नाइट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी फैमिली केसेस आते हैं मोस्टली उनमें ये लिखा होता है, प्लेनेट में भी लिखा होता है कि लड़की को उसने मारा है उसके हस्बैंड ने और घर से निकाल दिया भाई। तो इसमें चलो वो उसकी हद तक तो चलो कोर्ट में आ जाती है, फैमिली कोर्ट में आ जाती है, खुला ले लेती है, लेकिन उस पर जो तशद्दुद हुआ होता है या उसके साथ जो मार पिटाई हुई होती है, क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है? जी, ये इसमें ये है कि देखें ये भी क्रिमिनल एक्ट जिस तरह जैसे आपने क्वेश्चन किया, इसका ये है कि अब जो तशद्दुद है, जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है, ये जो वाक़ कंसेप्ट है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, इसमें आफ्टर 2006 जो अमेंडमेंट आई लॉ में, क्रिमिनल लॉ की अमेंडमेंट लेके आई गई, उसमें इट्स बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस। इससे पहले ये था कि पुलिस के पास अगर ऐसी को कंप्लेंट जाती थी तो पुलिस कहती थी कि ये विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द हाउस ये सारा कुछ हुआ है, तो ये चादर चारदीवारी का मामला है, तो वी कांट इंटरफेयर इनटू द डोमेन ऑफ द पार्टीज। लेकिन यहाँ पे अभी जो अमेंडमेंट के बाद ये है कि वो ही कैन रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन, नंबर 1, एंड सेकंड ऑप्शन इज अवेलेबल विद हर कि भी सेक्शन 5 जो मुस्लिम फैमिली कोर्ट्स एक्ट का है उसके तहत दिस इज एन ऑफेंस, शेड्यूल्ड ऑफेंस है ये, और ये इट इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रियल पावर्स जो है वो दी गई हैं फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत टू द फैमिली जज, एंड फैमिली जज में कंडक्ट द ट्रायल ऑफ दिस ऑफेंस इन शेप व्हेन द ग्रीव पार्टी विल ब्रिंग abroad their complaint before the court of law। सेक्शन 200 CRPC के तहत ये आएगी, वो मजिस्ट्रियल ट्रायल करेगी और उसके बाद तमाम एविडेंस और प्रोसीजर फॉलो करने के बाद एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट और देयर आफ्टर हर विटनेसेस और मेडिकली हर चीज़ जो रिपोर्ट्स आएंगी तो कोर्ट में पास एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन दे रहा हूँ, और एज वेल एज वो जो अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे भी FIR करवा सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब थोड़ा सा नए वकीलों को भी गाइड कर दें कि कैसे हम जो नए आते हैं कैसे बेहतरीन वकील बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, हमारी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए। जी देखिए, ये जनरल क्वेश्चन है। एज पर माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग जो यंगस्टर्स के लिए हमेशा कहता हूँ और कहता आ रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए चाहिए कि they should read and read। ये बेसिकली यही फार्मूला है, और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और नेक नीति के साथ वो काम करें अपने प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, इसमें उनको चाहिए कि सबसे पहले जैसे अक्सर मैं कहता हूँ अच्छे जूनियर का इंतखाब करें और नेक नीति के साथ उनको फॉलो करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स में आपको लॉर्ड्स ये ऐसा नहीं है कि इसमें लॉर्ड्स आते हैं, इसमें जो वकील बनता है वो लॉर्ड्स की तरह अपना तर्ज अमल रखता है, अपनी ज़िंदगी के साथ है। दिस इज़ वाई वी टर्म्ड एज के भी ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, और उसमें मेहनत है। जजमेंट्स पढ़ें, ट्रायल कोर्ट्स में जाएं, सीनियर्स के साथ ट्रायल्स कंडक्ट करें, अपनी डायरी मेंटेन करें। क्लाइंट्स की कन्विंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्लाइंट को जितना बेहतरीन तरीके से कन्विंस करेंगे, आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है तो दिस इज़ योर एसेट, और वही आपको आगे फ्यूचर में जो है वो इट विल सपोर्ट यू। उसके लिए सारी चीज़ें कि हार्ड वर्क, मेहनत, कंसिस्टेंसी और नेक नीति के साथ मेहनत। यू नीड टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर ब्रिंगिंग द जस्टिस फॉर योर क्लाइंट। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। वेलकम। बड़े इंपॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी के जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। सर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मैं आपके साथ Sure, करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी।